तो सतीश कार्तिकेय जी, कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ सर। बहुत अच्छा है। तो आप अपने बायोडाटा बताइए। सर मेरा नाम क्षितिज कार्तिकेय है और हम्म। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ सर, बिहार स्टेट। और मैंने अपनी सर ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से की थी। 2012 में मैं पास आउट हुआ था। उसके बाद सर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशन में, हम्म। जहाँ मेरे सब्जेक्ट्स थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जियो पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की पढ़ाई की। फिर सर 2015 में मैंने पास आउट किया था, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, स्टार्टअप कंपनी, जिसमें मैं एज ए कस्टमर सर्विस काम किया था। तो मैं वहाँ 4 साल तक काम किया था। 2020 में जब कोरोना आया था तो मैंने सर कंपनी छोड़ दी थी। और तब से सर मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपके परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे एक भाई है और दो सिस्टर है। और मेरे फादर रिटायर्ड स्कूल टीचर है, हिस्ट्री सर पढ़ाते थे। और हिस्ट्री मेरी पढ़ाते मदर हाउस वाइफ। हैं। अच्छा। मेरी ये मदर हाउस वाइफ। भागलपुर, भागलपुर फेमस क्यों है? सर भागलपुर सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ये तसर सिल्क यहाँ की फेमस सिल्क है। दूसरी सर यहाँ जर्दालू और आम जो है, इसे यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की टैग मिली हुई है। और मंजूषा आर्ट पेंटिंग के लिए भी फेमस है। और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी थी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस इन चीजों के लिए ये भागलपुर फेमस इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? है सर। अंग प्रदेश आंध्र से इसे प्रदेश। बोलते क्यों हैं। बोलते थे इसको आंध्र प्रदेश? सर मगध राजधानी के अंदर आती थी, और क्यों बोला सर इसकी आइडिया नहीं, सॉरी कुछ सर। महाभारत का रिलेशन है आपके जो है भागलपुर से? सर महाभारत तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि करेंटली अभी हरियाणा नहीं में नहीं, है। महाभारत जो रहा, जैसे कर्ण, कर्ण का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी सर, सूर्यपुर कर्ण का कोई सूर्यपुर। रिलेशन है भागलपुर से? नहीं सर, आइडिया नहीं है इसका। अच्छा। चलो आप ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया है, जी तो सर। आपका जो एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है वो बैंकिंग में कैसे यूजफुल है? आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमए किया है वो कैसे उपयोगी हो सकता है बैंकिंग में? सर इंटरनेशनल रिलेशंस में हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं और जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स सर इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, और इसीलिए एक टर्म भी आया है जियो इकोनॉमी। तो करेंटली सर जैसे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को काफी अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो बैंक जो अपने पॉलिसीज जो डिटरमाइन करते हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए भी डिटरमाइन करते हैं। करेंटली लेकिन अभी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ग्लोबल ट्रेड है, ये करने जी से मुझे ये लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से कमजोर हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि 2008 के अंदर जो रिसेशन आया, जो मंदी का दौर रहा, तो हमारा जी डोमेस्टिक लेवल प्रोडक्शन और कंजप्शन डोमेस्टिक लेवल बहुत मजबूत था, इसलिए हमें बाहर की देश इतने प्रभावित नहीं कर सके। और अभी हम बाहर के देशों से बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इंडियन इकोनॉमी, आप जैसा कि बोल रहे हैं कि वो प्रभावित कर रही है, इंटरनेशनल क्राइसिस इंडिया को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जी सर। इंटरनेशनल रिलेशन ज्यादा कहीं भारत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? सर ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, निगेटिव इफेक्ट्स भी है। तो ग्लोबलाइजेशन से सर निगेटिव इफेक्ट जैसे इनइक्वालिटी बढ़ी है, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स काफी कंट्रीज के साथ होते हैं। बट सर हम इसे हटा तो नहीं सकते ग्लोबलाइजेशन को, हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा। हमारी जो वीकनेसेस हैं, हमें ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कनेक्ट करना होगा। अपने जो करेंटली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसे और रिफॉर्म करना होगा, ताकि हम लोग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। और गवर्नमेंट इसके तरफ कदम भी रख रही है। जैसे रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसीज लाई है, पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। तो हम काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और सर ये अनुमान भी लगाया गया है कि 2030 तक इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएगा और चाइना को कॉम्पीट करेगा। ओके। और इंटरनेशनल रिलेशन में सर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी अभी फॉलो किया जा रहा है, जिसमें चाइना को रिप्लेस किया जा रहा है एज अ ग्लोबल सप्लाई चेन का जो डोमिनेंट पावर भी है। तो उसे एज अ ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, इसे एज अ ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है। तो हैव यू कंपनीज हर्ड बाहर अबाउट की इंडिया हैव यू हर्ड अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन? आती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया जाता है एक कंट्री को या दूसरे कंट्री को, जिसके तहत सर वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया जाता है। तो इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया, बट पाकिस्तान ने इंडिया को भी
वो स्टेटस नहीं दिया गया। व्हाट इज द ट्विन डेफिशिएट? सर ट्विन डेफिसिट रेफर्स टू फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर दोनों डेफिसिट है तो उसे व्हाट इज ट्विन द करंट डेफिसिट। अकाउंट डेफिशिएट? सर करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर करंट अकाउंट रेसिप्ट्स और करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर अगर सर एक्सीड कर जाती है करंट अकाउंट रेसिप्ट से, तो उसे नहीं करंट नहीं, अकाउंट डेफिसिट माना जाता है। करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है, कैड क्या होता है जो आप बता रहे हैं? सर करंट बजट में सर करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में ट्रेड हम लोग देखा जाता है, ट्रेड अकाउंट होता है, और रेवेन्यू रेसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसके तहत अगर सर डेफिसिट आती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाती है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। इंडिया में करेंटली कैट जो हो रही है वो मेनली ड्यू टू हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इस कारण आप से सर आपने करंट अकाउंट। पॉलिटिकल रिलेशंस को भी पढ़ा है एमए के अंदर। जी सर, भारत इंडियन के पॉलिटिकल। अंदर भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्तमान के अंदर है, वो बहुपार्टी व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिकली हैं वर्तमान में। जी जी। वर्तमान में कितनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? सर करंटली सर रजिस्टर्ड पार्टी को मुझे आइडिया नहीं है इसकी। नेशनल लेवल पे न्यूली सर रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी कौन पार्टी आई सी है? थिंक 7 और 8 है, मैं कंफर्म नहीं बोल न्यूली सकता। रजिस्टर्ड पार्टी कौन सी है जो अभी चर्चा में भी रही है हाल ही के जो चुनाव के बाद में? सर जो नेशनल पार्टी वो तो बीजेपी है, कांग्रेस और न्यूली 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 ज्वाइन पार्टी बता रहा हूँ, नेशनल सर पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को बहुत रिसेंटली अच्छा, बहुत नेशनल बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रयास है। अब आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर मैंने कंपनी में एज अ कस्टमर रिलेशन सर्विस काम किया था, तो मेरा कस्टमर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो मैं काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं काफ़ी कस्टमर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ, तो ये मैं एज अ स्ट्रेंथ मानता हूँ। सर वीकनेस एज अ, जैसे मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया था, तो मुझे काफ़ी रूड कस्टमर्स को भी हैंडल करने पड़ते थे, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था क्योंकि थोड़ा रूडली टॉक करते थे, तो मैं पर्सनली ले लेता था। बट उस वीकनेस को मैंने ओवर टाइम हैंडल किया है, और आज में वो वीकनेस मेरा नहीं है, मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आपने जो एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, वो बैंकिंग सेक्टर में जाके आपको कैसे हेल्प कर सकता है? सर इंटरनेशनल रिलेशन पर से स्टार्टिंग ऑफ द करियर मुझे काम नहीं आएगा, बट जब मैं मिडिल और हायर मैनेजमेंट लेवल पे जाऊंगा सर, तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशन काम आएगा, क्योंकि बैंकिंग की आजकल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी हो रही हैं और इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं। करेंटली सर आप देख रहे हैं कि इंडियन रुपी जो है इंटरनेशनलाइज होने की कोशिश हो रही है। रशियन बैंक्स भी करेंटली और डिफरेंट बैंक जो है वॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक जैसे यूको बैंक और यस बैंक में खोले हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन हो रही है, तो बैंक भी अपने ब्रांचेस इंटरनेशनल लेवल पे खुल रही है। और करंटली गवर्नमेंट ने मर्जर्स भी इसीलिए किया था कि वो चाहती है कि ग्लोबल बैंक्स बनाए जाए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स, जो तो अपने इंटरनेशनल। एनआरआईज हैं, एनआरआईज जो हैं जो बाहर रह रहे हैं अपने देश के, उन एनआरआईज को उनका पैसा जो है भारत में लाया जा सके, भारत में वो डिपॉजिट बढ़ाएं, उनके लिए जी कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो आप मेरे को बताइए। सर एनआरआई अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, एनआरआई रेसिडेंशियल अकाउंट्स, एनआरआई ऑर्डिनरी अकाउंट्स, और फॉरेन करेंसी नेशनल एफसीएनआर फॉरेन अकाउंट। करेंसी एफसीएनआर ओके, अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट, क्या जी डिफरेंस सर। होता है तीनों में? सर एनआरई और ऑर्डिनरी अकाउंट्स होते हैं जो एनआरआई जो लोकल, जैसे इंडिया में अगर कुछ इनकम अर्न करते हैं रेंट सबसे, तो और या शेयर इन्वेस्टमेंट से इन इंडिया, तो वो लोकल इनकम सोर्स वो एनआर ऑर्डिनरी अकाउंट्स में जाएंगे। और एनआरई एक्सटर्नल अकाउंट में अगर कुछ फॉरेन से अर्न करते हैं इन डॉलर्स, तो वो सर एक्सटर्नल अकाउंट में सबमिट कर सकते हैं। और एफसीएनआर अकाउंट सर वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होती है। यूपीआई लाइट क्या है? जी यूपीआई लाइट क्या है? LIT? यूपीआई सर लोगों के लिए जो स्मॉल बिजनेस हैं और 2000 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर यूपीआई लाइट आई थी, उनकी सर आई थिंक जो मैक्सिमम लिमिट है ट्रांजेक्शन की ₹2000 थी, अच्छा, जो आप एक डेली लास्ट सवाल ट्रांजेक्शन फ्रॉम के माय लिए साइड। रियल कस्टमर्स के। हाँ, एक सवाल और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? आगे सर। डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट? सर अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया कहते हैं, तो असेट और अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको एसेट क्या या करेंगे? सर डेबिट कर देते हैं अगर एसेट इंक्रीज
इंक्रीज होती है तो, और अगर देखो, आप दो चीजें समझना। लाइबिलिटीज इंक्रीज एक, होती है तो उसे क्रेडिट कर आप देते एक मिनट, आप दो चीजें समझना। एक तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है, उसको आपने, वो आपके हैं। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर हमारे जब अकाउंट में सर पैसे आते हैं तो मनी क्रेडिटेड दिखा क्रेडिट हो जाता रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई भी एंट्री आ रही है है। तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? सर हम उसे डेबिट करते हैं जब एसेट साइड इंक्रीज होती है तो हम्म, उसे डेबिट कर देते हैं, और अगर लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता चलो ठीक है सर, आप पूछिए। तो आप ये बताइए कि रिटेल बैंकिंग के बारे में बताइए आप। है। रिटेल बैंकिंग, हाँ। रिटेल बैंकिंग, सर रिटेल हम्म। बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स को कैटर करते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए जो उसे रिटेल बैंकिंग, जैसे तो उसे सेविंग करंट बताइए। अकाउंट सेविंग अकाउंट हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारे रिटेल बैंकिंग। ये डायरेक्ट लोन और इनडायरेक्ट लोनिंग कौन सी होती है? डायरेक्ट अकाउंट, और इनडायरेक्ट लोन? पार्डन सर, डायरेक्ट लोन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोन लोन्स और में क्या है? इनडायरेक्ट लोन। लोन। नहीं। डायरेक्ट, सॉरी सर इसकी आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, ये राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का अंतर बताइए आप। सर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। यस। जी सर, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है टू कंटेन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, और सर हम्म। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के लिए बनाई जाती है। तो अगर फिस्कल पॉलिसी के एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टैक्स कट करती है, कॉर्पोरेट टैक्स कट करती है, या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है जब कोई रिसेशन टाइप का आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में सर, जैसे आरबीआई जो डील करती है वो मेनली डिमांड पुश इन्फ्लेशन के कारण वो मॉनेटरी पॉलिसी डील करता है। फिस्कल पॉलिसी होती है जैसे सर सब सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण जब होता है तो उसमें सर फिस्कल पॉलिसी काम होती है। तो दोनों को सर कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए अगर इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल रेपो करना है। रेट में बार बार चेंजेस हो रहा है, जी इसका सर। क्या कारण है? सर करंटली अभी ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी सर बढ़ा हुआ है, तो इंडिया भी इम्पैक्टेड है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, तो ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन है। तो इसीलिए रेपो रेट कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं हर मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज होते जाता है। हालांकि रिसेंटली अभी सर जो इन्फ्लेशन है डब्ल्यूपीआई का वो 5.67 है, जो कि 6% बैरियर से कम है। तो आरबीआई अभी करेंटली मॉनेटरी पॉलिसी मीट होगा फरवरी में, तो उसको फिर डिसाइड कर दिया। ये एसएलआर के बारे में बताइए आप। सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो अपने पास रखती है, आरबीआई मैंडेट करती है, तो करंटली 18% है, तो 18% ऑफ द क्रेडिट जो है बैंक इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखती है अपने पास, तो उसे सर ऐसा लाभ देते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और सीआरआर किसे कहते हैं? तो कैश रिजर्व रेशियो करंटली 3.35% है, और आरबीआई में 3.35% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सरप्लस फंड आरबीआई के पास पार्क करना होता है, और आरबीआई बदले में उसे सर इंटरेस्ट देती है, तो उसे कैश रिजर्व रेशियो। ए, एक इ, मिनट, हम्म, आरबीआई सीआरआर पे इंटरेस्ट देती है? सर बैंक सर्टेन कैश रिजर्व्स आरबीआई में सबमिट करती है, तो सर इंटरेस्ट नहीं देती है, सॉरी सर इंटरेस्ट नहीं गलत बोल देती है। दिया, इंटरेस्ट नहीं देती। ओके, ठीक ये डीआईएचजीसी के बारे में बताइए आप। सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक बॉडी है जो कि आरबीआई की सब्सिडियरी है, और ये बैंक में जो ₹5 लाख तक की डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड। ये सिर्फ डिपॉजिट का इंश्योरेंस ही करती है या क्रेडिट का भी करती है? सॉरी सर क्रेडिट की मुझे आइडिया नहीं है, करंटली मुझे इतना पता है कि अगर कोई कस्टमर्स या कोई क्लाइंट डिपॉजिट करते हैं तो जैसे इसका इसका नाम है ना, इस पर डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो दोनों ही ओके गारंटी हाँ, करती है। तो क्रेडिट पे भी देती है। ये सीजीएफटी क्या होता है फिर? जी सर, सीजीएफटी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। हाँ।
सर आइडिया नहीं है मुझे डिटेल में, बट फुल फॉर्म यही है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है। बैंकिंग उद्योग के साथ वर्तमान में दो चुनौतियां हैं, बताइए क्या है? सर करंटली जो बैंक में चैलेंजेस हैं सर, एक तो डेट रिलीफ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, काफी जी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है। जी सर। सर एक तो विलफुल डिफॉल्ट्स हैं, जो अच्छा। विलफुल डिफॉल्ट काफी हो रहे हैं, उनके कारण एनपीएस बढ़ रही है बैंक। हाँ और दूसरी सर, डेट वेवर आजकल काफी दे रही है फार्मर लोन्स पर भी, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के कारण डेट रिलीफ दे रही है एमएसएमईज को। तो इस कारण से सर बैंक्स को थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं, बैंक्स को थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। ये जो बैंकों का मर्जर हुआ है, इसके मामले में हम्म। आपको क्या राय है? सर बैंक आर नरसिम्हम कमेटी 1991 में रिकमेंड की थी कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स इंडिया को चाहिए, और इसके लिए मर्जर का रिकमेंड उन्होंने किया था। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है सर मर्जर के लिए, क्योंकि इससे क्या होगी, जो बैंक्स हैं उनकी कैपिटल बेस इंक्रीज होगी और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बैंक्स बनेंगे। करंटली अभी सर देखें टॉप 50 मोस्ट मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इंडियन बैंक्स टॉप 50 में भी अभी नहीं आती है। एसबीआई की रैंकिंग 55 आई थी, तो टॉप 50 में नहीं थी। तो इसीलिए सर आई थिंक मर्जर जरूरी है, ताकि कैपिटल बेस बढ़े और बैंक अच्छे से काम कर सके, लर्न कर सके। ये एफपीओ क्या होता है? एफपीओ, फॉर्मर पब्लिक ऑफर। सर सर ये एफपीओ कंपनीज करती है, अपने जो शेयर प्राइस है उसे रिजॉल्व करने के लिए। ये सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का सर ये यस, ठीक। आईपीओ होती है प्राइमरी और एफपीओ सेकेंडरी। पूछिए। अब डीएसआईबी का नाम सुना है आपने? डीएसआईबी, डीएसआईपी, डीएसआईबी। ईएसआईपी, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर अभी आपने जैसे बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे बैंकों की स्थितियां सुधर रही है, उनको मजबूत बनाया जा रहा है, पाया। तो कुछ सिस्टेमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स बनाए जाते हैं, एसआईबी जिनको कहा जाता है। तो वो एसआईबी, सिस्टमेटिकली, हाँ जी सर, सिस्टमिक, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हाँ और वो क्या चीज डोमेस्टिकली होती सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। सर है? आरबीआई देखती है कि सर्टेन बैंक्स के जो एसेट्स हैं वो काफी ज्यादा ये हैं। जो चीज है ना, ये सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमिक। सिस्टमेटिकली, नो नो नो, सिस्टमिक। सिस्टमिक, because सिस्टमिक। there is, in the banking sector there is systemic risk. You know what is the जी सर systemic risk? सिस्टमेटिक, जी सर No no, सिस्टमिक रिस्क। systematic risk नहीं, systemic risk. What is the ओके systemic risk, you know? सर, वो कोलैप्स कर, अगर वो बैंक कोलैप्स कर जाती है तो बाकी बैंकिंग सेक्टर के Yeah, बैंक्स भी कोलैप्स, whole economy will be collapsed. वर्ल्ड इकोनॉमी, तो हाँ, इसीलिए सर सर्टेन बैंक्स। if certain bank will be affected, तो whole economy will be collapsed. तो that is GSIB और DSIB. तो DSIB में कौन कौन से बैंक है भारत के अंदर अभी? सर एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक, बहुत ये अच्छा, तीन। बहुत अच्छा। अब एक जो है वो सवाल और बताइए कि जो है भारतीय जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट कितनी है वर्तमान में? बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है, हम्म, आई मीन क्रेडिट लैंडिंग में? हाँ क्रेडिट ग्रोथ कितनी है? सॉरी सर आइडिया नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आप जो है वो भागलपुर से हैं जैसा कि आपने बताया पहले, जी आप जो है बिहार के गवर्नर का नाम बताइए, वर्तमान में कौन सर, है? बिहार के गवर्नर फागू चौहान, यूपी से सर बिलोंग करते हैं। ओके। और जो है बिहार में वर्तमान में चीफ सीएम, चीफ जो चीफ मिनिस्टर है, एडिशनल चीफ मिनिस्टर, वो कौन है वर्तमान में? या सर वो रिटायर्ड, तेजस्वी, या वो एक तेजस्वी तरीके यादव है सर, है, तेजस्वी या यादव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। डेप्यूटी जो सीएम है वो है, या अभी छोड़ दिया है आप? नहीं सर वो है अभी। अच्छा, एक लास्ट सवाल और पूछा जाएगा। जी। एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बताइए, जिसकी चर्चा इस साल के बजट में बहुत अच्छे से सरकार ने की है, और सरकार चाहती है कि इस तरीके की मॉडल स्कूलिंग को डेवलप किया जाए, उसके लिए स्पेसिफिक टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा देश के अंदर। तो वो क्या चीज है? जी जी सर, हेलो आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, एकलव्य मॉडल स्कूल। सर एकलव्य मॉडल स्कूल
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत बनाई जाती है, और इसमें सर टोटल बैच की जो स्ट्रेंथ होती है वो 480 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें सर स्पोर्ट्स कोटा को भी सर रिजर्वेशन दिया जाता है, और मेनली ट्राइबल स्टूडेंट्स को टारगेट करती है। ओके, चलो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। आपने काफी अच्छा प्रयास किया, सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आपने देने की कोशिश की। कुछ बेसिक बैंकिंग्स को लेकर कहीं कहीं आप थोड़े से गलत रहे, जिनको आप उम्मीद करता हूं कि आप अपने मेन इंटरव्यू तक सुधार पाएंगे। बाकी आप न्यूज़पेपर पे जरूर फोकस रखें अपना। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आपने टैकल किए, बहुत अच्छे से जो है वो आप दे पाए। अपने एक्सपीरियंस और एमए जो आपने कर रखा है उसको रिलेवेंट करने का प्रयास किया आपने बैंकिंग के साथ, वो भी बहुत अच्छी कोशिश रही है आपकी, ठीक है। बाकी सर ये भी फीडबैक बताएंगे आपको। नहीं, आपका बहुत बढ़िया है। थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, और जो जवाब दिया आपने बहुत बढ़िया दिया है। एक थोड़ा ड्रेसिंग कोड का जरूर, ग्रूमिंग का ध्यान रखें आप, है ना, खासकर क्योंकि देखो अपन एक पब्लिक फेस है अपन लोग जो है बैंकिंग में। यदि आप काम करेंगे तो आप जैसे आप टी शर्ट वगैरह आपने पहन रखा है, तो जब आप मैन इंटरव्यू में जाएं तो एक ड्रेस कोड, प्रॉपर ग्रूमिंग का ध्यान रखें। यदि आप सेव नहीं बना रखी है तो सेविंग वगैरह का भी ध्यान रखें, है ना। तो अपन को बहुत अवेयर रहना है इन चीजों को लेकर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको मार्क्स जो है एडवांटेज आपको दे सकती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल इंटरव्यू। द बेस्ट फॉर थैंक यू। हाँ, मुझे भी सर एक कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे सर। हाँ बताइए। कुछ पूछने थे सर मुझे आपसे। हाँ बताइए सर बताइए जैसे आप। मेरा ग्रेजुएशन है ज्योग्राफी में, तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या क्या सर टॉपिक प्रिपेयर करके जाऊँ इसके लिए? नहीं, आपका जैसे प्रोबेबल आपने क्वेश्चंस ग्रेजुएशन या जो है टॉपिक्स। ज्योग्राफी में कर रखा है, लेकिन चूंकि आपने जो आपने आई थिंक आपने ग्रेजुएशन एमए कब किया है, कौन से साल में किया है एमए? 15 सर में। 2015 में सर किया। 2015 में किया है। तो एजुकेशन, आप एजुकेशन को लेके इतना टेंस मत रहिए, क्योंकि आपका गैप बहुत हो चुका। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मेरा बहुत गैप है, लेकिन आपने एमए इंटरनेशनल रिलेशन में किया है, उसको लेकर आपने जॉब किया है 2020 तक किया आपने शायद जॉब, 2020 हाँ तक। हाँ तो हाँ, उसको लेकर आप अच्छे चीजों को, अपने कंटेंट को स्ट्रांग रखें, क्योंकि आपको जो सवाल पूछे जाने हैं वो वहीं से पूछे जाएंगे ज्यादातर। ग्रेजुएशन आपने जो है ज्योग्राफी में किया है वो सही बात है, लेकिन आपका एजुकेशन गैप बहुत हो चुका है। तो ठीक है, पैनल इसको लेकर हो सकता है कि पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन इतना कंसर्न पॉइंट नहीं रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको वो चीजें इतने जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें और एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका गैप बहुत ज्यादा हो गया ना एजुकेशन को लेकर। जी, और सर एक इश्यूज और था, जैसे मेरी हॉबी बैडमिंटन है, तो इसमें सर क्या मुझे वो टेक्निकल डिटेल्स पढ़ने होंगे, वो हाँ, वेट कुछ ऑफ? यदि आपने अपनी हॉबी बैडमिंटन बता रखी है तो आपको बेसिक फंडामेंटल उस खेल को लेकर, उसके प्लेयर्स को लेकर, उसके कब कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, बैडमिंटन का आने वाला इंटरनेशनल जो है वो इवेंट कब होगा, ये कुछ फंडामेंटल चीजें आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हॉबी है ना। तो इसके बारे में आप हाँ, थोड़ा प्रिपरेशंस कर लेंगे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन ठीक है रहे ना। हैं सर? फेमस प्लेयर्स कौन से रहे भारत की तरफ से, जैसे दीपिका पादुकोण के साथ फादर भी ट्रेनर हैं, है ना। विकास पादुकोण। हाँ यार, तो ऐसी चीजें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका फेडरेशन कहाँ पे है, इसके फेडरेशन के चेयरमैन कौन है, तो ये फंडामेंटल चीजें हैं जो अपन को आनी चाहिए। और सर एक चीज, बैंक के करंटली क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनके सर आप बता देखो, देंगे दो बैंक या का तीन? जैसे आपने चैलेंजेस बताए ना, वो दो चैलेंजेस जो आपने बताए, एक तो विलफुल डिफॉल्टर्स का बताया, ये बात सही है। जैसे नीरव मोदी थे, हैं, विजय माल्या थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो अब बैंक क्या करता है, पैसे बैंक से इन्होंने उधार ले लिया, दिवालिया घोषित कर दिया। तो अब बैंक क्या करेगा, तो इनको किस तरीके से इस समस्या से रूबरू हो सकता है। विलफुल डिफॉल्टर्स को, जैसे सराफा ईएसआई एक्ट आपने सुना होगा, तो ये लाया जा रहा है और इसको मजबूती दी जा रही है। इसके अलावा नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसको बैड बैंक कहा गया है। बेड बैंक। उसको इसीलिए देश में लाया गया ताकि जो एनपीए लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसकी समस्याओं को हैंडल किया जाए। आईडीआरसीएल उसके अंडर में लाया गया है। एनएआरसीएल असेट्स को हायर करेगा, आईडीआरसीएल उसको जो है वो फिर बोली लगाएगा उनके असेट्स की, ठीक है ना। तो ये एक मेथड्स है जिसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत, इसके अलावा जो है एट्रिशन रेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो उसको बैंकिंग वाले रिफॉर्म कर रहे हैं। अभी जैसे 2 डेज सैटरडे ऑफ है, तो आने वाले समय के अंदर 4 सैटरडे सारे ऑफ रहेंगे, क्योंकि बैंक्स के अंदर जो है लोगों से रूबरू बहुत आना पड़ता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो रिटेन टैलेंट को कैसे रिटेन किया जाए,
ये एक इंडस्ट्री का इंटरनल चैलेंजेस भी है यहाँ पे, ठीक है ना। युवा, आज का जो युवा है वो इस इंडस्ट्री की तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट हो, वो एक रिटेन करना भी एक चैलेंजेस है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप बता सकते हैं। कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। यदि आप इस साल के रिजल्ट्स देखेंगे, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें लगभग सारे सरकारी बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया और सबके। प्रॉफिट में आए हैं सारे बैंक। डिविडेंड्स भी दिया है सरकारी बैंकों ने तो इवन, है ना, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, और आप भी जाएंगे तो बहुत अच्छे ग्रोथ लैडर्स हैं, आप बहुत ऊपर के पद तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। और कुछ सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने अपना फर्स्ट बैंकिंग प्रेफरेंस कैनरा बैंक रखा है, तो अगर वो पूछते हैं हाँ, कि उसके आप बारे फर्स्ट, में भी आपको जानकारी रखनी है। यदि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखा है, कैनरा बैंक क्यों रखा है ना, कैनरा बैंक का क्या उसमें वो कारण। बता सकते हैं कि मार्केट कैप इसकी ज्यादा है या हाँ, बिग बैंक वो है। मार्केट कैप बता सकते हैं। आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे फ्रेंड जो है वहां पे काम कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ कोऑपरेट करते हैं, है ना। और भी चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ लैडर बता सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनका बता सकते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता सकते हैं कि भाई आप कैनरा बैंक को क्यों चूज करेंगे, है ना। क्योंकि वो लगातार प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट है वहां पे, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, मेरा फ्रेंड वहां पे काम कर रहा है, इस तरीके से उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। जी सर। और बताइए। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत उम्मीद शुभकामनाएं करते आपको। हैं कि आपका चयन होगा और अपनी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।